हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज सभी की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आप सभी के लिए होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। आरजे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर, जितने भी लोग बता रहे हैं वृंदावन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका वृंदावन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा है मेरे लाइफ से रिलेटेड इस मंदिर को लेकर। हम लोगों का टूर लगभग 2013 में एक बार गया था। आगरा के लिए टूर गया था, रास्ते में मथुरा पड़ा था, तो वृंदावन में हम लोग गए हुए थे। तो जो हम लोग का टूर गया था दोस्तों, वहां पे बस में कुछ बच्चे जो थे हमारे फ्रेंड सर्किल के, जो कुछ दोस्त लोग थे हमारे, वो लोग मंदिर का नाम सुनकर ही नहीं गए थे, क्योंकि इतना थक चुके थे, इतना घूमना पड़ गया था उस दिन कि सोचे ये एक ऐसा मंदिर होगा पागल बाबा मंदिर। मतलब कितने लोग नहीं गए, मतलब बस में ही बैठे रह गए, और जितने लोग गए थे अंदर देखने, भाई साहब इतना गजब का मंदिर है। नाम पे मत जाइए, मंदिर में जाइए अंदर। इतनी आपको प्रैक्टिकली मूर्तियां यहाँ पर दिखेंगी। कभी मौका मिले तो इस मंदिर में जरूर जाइए, बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, ठीक है। हम लोग का तो टूर गया था 2013 में, वही मैंने आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इमाम बाड़ा आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हम लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि लगातार दो प्रश्न ऐसे मिले जो कि मेरे लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पर भी मैं गया हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग है। यहाँ पर जो भूल भुलैया है, यहाँ पर इसमें क्या होता है ना दोस्तों, चार रास्ते होते हैं जिसमें से तीन रास्ते गलत होते हैं। जैसे अब अगर आप इसमें जाते हैं भूल भुलैया में, तो यहाँ पर बाहर निकल, एक बार अंदर चले गए फिर उसके बाद बाहर आपको आना है, तो कम से कम आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीन रास्ते ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। चार रास्तों में तीन रास्ते गलत होते हैं, केवल एक रास्ता सही होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। ये आपका अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, नवाबों के शहर लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है। लखनऊ को आप सभी लोग जानते होंगे, और नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है इसे। और नवाबी तहजीब यदि बात हो उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ बिल्कुल रिलेट करेगा। स्वादिष्ट खाने की बात करें तो लखनऊ बिल्कुल रिलेट करेगा। प्राचीन व आधुनिक संस्कृत तथा प्राचीन जो और वास्तुकला है, अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश की धड़कन जो है वो लखनऊ से रिलेट करेगी, ठीक है। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है, रूमी दरवाजा और केसर बाग, और बात करें घंटा घर, ये जो अनेक ऐतिहासिक स्थल है, ये लखनऊ की शान माने जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका जो है किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसफ उद दौला। आसफ उद दौला ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पर जितने भी दोस्तों ने, जितने भी प्यारे स्टूडेंट ने बताया है ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आसफ उद दौला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे क्या जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है, वो आपके उत्तर प्रदेश से ही रिलेट करता है, मेरठ जनपद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है,
एक्सेल का कार्य डेटा संग्रहित करना, व्यवस्थित तथा हेरफेर करके सेल की ग्रिड तथा पंक्ति को व्यवस्थित करना, ये सब जो है अंकगणितीय ऑपरेशन होता है जो कि एक्सेल के थ्रू किया जाता है। तो एक्सेल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के जो आपके कनेक्ट होते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान से एक बार प्रश्न को समझना है। जो परिधीय उपकरण है वो कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो परिधीय उपकरण है वो क्या क्या होता है, और उन्हीं में से ऐसा कुछ एक है जो नहीं होता है, और वही आपको बताना है कि वो परिधीय उपकरण की श्रेणी में माउस, स्कैनर, मुद्रक और मदरबोर्ड, इन चारों में से ऐसा कौन है जो परिधीय उपकरण की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ परिधीय उपकरण कहते हैं। ये चीज पहले आप लोग ध्यान में रखिए। इनपुट और आउटपुट जो युक्तियां होती हैं उनको जब एक साथ शामिल किया जाता है, मतलब उनको एक साथ अगर हम बोले तो उसे हम बोल सकते हैं परिधीय उपकरण। तो इसे ही हम इनपुट और आउटपुट के मिश्रण को क्या कहेंगे, परिधीय उपकरण कहेंगे। क्योंकि ये मुख्य रूप से जो है सीपीयू के चारों ओर से घेरे रहते हैं। सीपीयू को जो है चारों ओर से देखिए माउस घेरा है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है माउस, स्कैनर, मुद्रक। जी हाँ, माउस, स्कैनर, मुद्रक ये सब चीजें जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेट करती हैं। सीधी भाषा में कहें तो परिधीय उपकरण की श्रेणी में आती है। और वही बात करें मदरबोर्ड, ये जो है परिधीय उपकरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रलेख और पीडीएफ, जी हाँ, ये जो सचिकाएं बनाने से कंप्यूटर वायरस से संक्रमित नहीं होते हैं, ये अन्य दिए गए सभी विकल्पों से यदि तुलना करें तो कंप्यूटर में वायरस संक्रमण के प्रबल कारक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं प्रलेख और पीडीएफ, और जिसे हम लोग कहते हैं फाइल्स, पीडीएफ मतलब फाइल्स बनाना, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से संक्रमित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि जिससे एक वायरस आप कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग बी को देख सकते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटरों की बात करें दोस्तों तो दूसरी पीढ़ी जो है सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई। तो दोस्तों 1940 से 1956, या 1963 से 1972, या 1957 से 1962, या 1973 से वर्तमान तक की। तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप लोगों ने एक छोटा मोटा भी कोर्स कंप्यूटर का किया होगा, या तो 6, 7, 8 में जब भी लोगों ने कंप्यूटर जरूर पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर की बुक में आपको मिलेगा सन 1957 से 1962 ईस्वी का जो साल रहा, ये द्वितीय जनरेशन मतलब सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया इसे, 1957 से 1962। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें तृतीय पीढ़ी से कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। तो अभी अभी आप लोगों ने क्या प्रश्न देखा, 1957 से 1962, ये क्या था, द्वितीय जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि 1962 के बाद ही तो तृतीय शुरू होगा। तो 1963 से 1972 आप लोग कह सकते हैं सही है, कुछ लोगों का मानना है सही है। ठीक है, तो जी हाँ, जितने भी लोगों ने बताया है 1963 से 1972 ईस्वी ये तृतीयक रहा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है,
एडक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कितने लोगों ने किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्या कभी सूक्ष्मदर्शी में कोई पदार्थ आपने देखा है? चलिए, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो मायोपिया है ये निकट दृष्टि दोष के लिए ज्यादा, देखिए यहाँ पर जो मायोपिया है ये निकट दृष्टि दोष के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। और इस दोष में क्या होता है दोस्तों, नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की जो वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र द्वारा जो मनुष्य के पास की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती है, माफ करिएगा, साफ दिखाई देती हैं, और जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। यदि आपसे कभी ऐसा पूछा जाए निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं साफ दिखती हैं, तो जैसा कि नाम है निकट, तो इसका मतलब ये समझिए, एकदम उल्टा समझिए। निकट दृष्टि दोष में हमेशा दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, निकट की तो दिखेंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी साफ। और अगर ऐसा कहा जाए कि दूर दृष्टि दोष, तो मतलब कि निकट की वस्तुएं सही दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी सही, सॉरी, दूर की वस्तुएं सही दिखेंगी, निकट की सही नहीं दिखेंगी। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता है जैसा वर्ड रहता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है मायोपिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी और आप लोग और रख लीजिए कि जो इसमें अनंत से आने वाली किरणें होती हैं, निकट दृष्टि दोष में जो किरणें आंख में एंटर करती हैं, तो होता क्या है, रेटिना पर फोकस नहीं होकर दृष्टि पटल, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं रेटिना, तो रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के आगे ही फोकस हो जाता है। जब आगे फोकस हो जाता है तब होता क्या है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, और रेटिना पर जब प्रतिबिंब नहीं बनता है तो इसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए कई सारे नेत्र लेंस जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं मार्केट में, जिसे हम लोग लगाते हैं और वो जो फोकस है वो रेटिना पर बनने लगता है। ठीक है, तो यही चीज है। और आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी ये भी पता होना होगा कि रेटिना पर जो तस्वीरें बनती हैं वो उल्टा बनती हैं, वही चीजें हमारा जो मस्तिष्क है उसे सीधा देखता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता, परिवर्तन होता है? देखिए जंग जो है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रस्ट, ठीक है, तो जंग जो है ये लौह ऑक्साइड है। जब लोहे में जंग लगता है तो उस लोहे का जो भार है वो ऑक्सीजन के भार के बराबर बढ़ जाता है। ये चीज बहुत ही नया हो सकता है आप लोगों के लिए। जंग लगने से लोहे का भार जो है थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, जो लोहे में मिश्रित हो जाते हैं जंग लगने के कारण तो बढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्रित धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों जब पारा जो है किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं, अमलगम कहते हैं। जी हाँ, पारा जब मिलता है तब ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? गंध, काल्म, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिडिक अम्ल? कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर जो स्टमक है, हमारा स्टमक, इसमें स्रावित प्रमुख पाचक रस को जो है हम लोग जठर रस कहते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों HCl, जी हाँ HCl कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है जो जठर रस की उच्च अम्लता जो है उपस्थित होती है। इसके कारण जो है भोजन जो है पचने में सहायक होता है, प्रदान करता है ये HCl। चलिए अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रिया के द्वारा सौर
गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है। आप सभी को एक चीज ध्यान में रखना है, जिसके कारण जो है गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नारंगी का फल प्रचुर स्रोत है। रवि अनुज सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ठीक है, बताने का प्रयास कीजिए। रमेश, प्रज्ञा सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी का फल प्रचुर स्रोत है। तो नारंगी जिसे संतरा कहते हैं, संतरा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, कुछ लोगों का मानना है विटामिन सी मिलता है संतरे में। जी हाँ, वो तो सही है। नारंगी फल का प्रचुर स्रोत है किसमें? प्रोटीन में, विटामिन में। विटामिन कुछ लोगों का मानना है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारंगी संतरा जो है प्रचुर मात्रा विटामिन मिलता है और विटामिन सी इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। नींबू और ज्यादा होता है इसमें। चलिए, जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों 15 जुलाई सन 2022, जी हाँ 15 जुलाई सन 2022 लोग देख सकते हैं। ये असम और अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ असम और अरुणाचल प्रदेश जो है इन दो राज्यों के 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों राज्यों के मध्य जो है 804 किलोमीटर सीमा साझा की गई है। जी 804 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त सन 2022 को किस संस्था या संगठन ने जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर जो है ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देश के लिए गर्व की बात है। आप सब के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है कि 2022 में अभी हाल ही में जो है ऐसा हुआ है कि पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊंचा, जी हाँ आप सभी लोगों को पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो लगभग 8,000 किलो 8,000 मीटर के आसपास है। ठीक है, 8,000 मीटर के आसपास है। और ये बहुत फक्र की बात है कि 30 किलोमीटर मतलब माउंट एवरेस्ट का आप लोग कम से कम 15 गुना कर सकते हैं, 12 से 15 गुना इतना ऊंचाई पर जो है भारत का झंडा जो है लहराया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दो ऑप्शंस है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 15 जुलाई सन 2022 को जो है स्पेस किड्स इंडिया ने जो है, स्पेस किड्स इंडिया ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पेस किड्स इंडिया, जो कि देश में युवा वैज्ञानिक तैयार करने में योगदान दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में किसने भारत में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 11 अगस्त सन 2022 को, जी हाँ 11 अगस्त सन 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ धनखड़ ने जो है ऐसा कारनामा किया। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है जनदीप धनखड़, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए पहले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका किया गया दुबई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दुबई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई तो उसका एक शहर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2022 में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा घोषित जो है
स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम CTV। जी हाँ, CTV ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, मात्र 5 प्रश्न और बचे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए कि मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर 13 मई सन 2022 को ये चीज हुआ। और ये जो है आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है, इन्हें उत्तर प्रदेश के मंत्र जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह के ने जो है उत्तर प्रदेश में ऐसा कारनामा किया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रणजी में किसने जीता ये आपको बताना है। इंडिया क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ये सब तो सभी लोग जान जाते हैं, लेकिन रणजी बहुत कम लोग देखते होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए पहले आपको एक छोटा सा जानकारी यहाँ पर लेना है। 26 जून 2022, ये चीज पहले आप लोग डेट क्लियर कर लीजिए। 26 जून 2022 को जो है ये भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट जो है प्रतियोगिता ये समाप्त हुई। फिर उसके बाद जो है इसे जीता किसने, तो इसे जीता दोस्तों एम चिमस्वानी स्टेडियम में बेंगलुरु में हुए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से पराजित किया। जी हाँ, मध्य प्रदेश मतलब MP ने जो है मुंबई को कितने विकेट से, 6 विकेट से पराजित किया। 6 विकेट से पराजित किया। तो आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए MP से मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों को एक प्रश्न और बता देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MP मध्य प्रदेश जो है ये पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। MP पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और पहले स्थान पर आपका आता है राजस्थान, ठीक है। और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर, हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से रिलेट करते हैं, जो चौथे स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि 31वां सरस्वती सम्मान सम्मेलन किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक जो है रामदरस मिश्र को जो है 2020-21 के लिए जो है 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो लेखक और प्रोफेसर रामदरस मिश्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए पहले सबसे आप लोग ये समझ लीजिए कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। एक बार फिर से सुनिएगा, जैव विविधता आखिर होती क्या है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीवों की संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी जो पर्यावरणीय तंत्र होते हैं वो अपेक्षाकृत जैव विविधता में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने लास्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होते हैं तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करते हैं वह क्या होते हैं। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए धान जो कि भारत की शान है, धान मतलब शान, तो भारत में बहुत अधिक मात्रा में धान की खेती की जाती है और वर्ल्ड में ये आपके टॉप 3 में आता ही है। अब आपको बताना है कि धान की खेती के मामले में भारत जो है वर्ल्ड में पहले, दूसरे या तीसरे में से कौन से स्थान पर है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि धान जो है कौन से स्थान पर है। और यहाँ का जो प्रश्न है आप सभी को बताना है कि गैस जो कि धान के खेत से उत्सर्जित होती है
तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। तो दोस्तों धान के खेत, कोयले की खदानें तथा घरेलू जो पशुओं के द्वारा जुगाली करना जो होता है, आम भाषा में देहाती भाषा में जुगाली करना भी कहते हैं। तो ये वातावरण में मीथेन उत्सर्जित करता है। क्या? मीथेन गैस उत्सर्जन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मीथेन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कूल। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग क्लास को पूरा अटेंड किए। जितने भी लोग जुड़े उनके लिए धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाएं। आप लोग ऐसा करेंगे तब चैनल पर सब्सक्राइबर भी काफ़ी आएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर आपको चीज़ ना समझ में आया हो तो वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।